हेलो हेलो एवरीवन। कॉमर्स तुम्हें प्रणाम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि पिछली क्लासों में आप इन्फ्लेशन अकाउंटिंग पे लगातार डिस्कशन कर रहे हैं, तो आज हम उसकी डिसएडवांटेज, डिमेरिट्स, लिमिटेशन को हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। देखिए, हम लोगों की इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ही टॉपिक लगातार चल रहा है, तो आप लोग यह मत समझिए कि यह टॉपिक बहुत बड़ा हो जा रहा है। यह टॉपिक बहुत बड़ा हो गया है। देखिए, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आपको जो है 20 मिनट की या 22 मिनट की या 18-19 मिनट की वीडियो भेज पाते हैं, तो 18-20 मिनट में हम लोग एक ही उसके पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर पाते हैं आपसे। तो ये जाके जो है ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको लगता होगा, ठीक है ना। वो मजबूरी है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं और यह डिस्टेंस से हम लोग जो है आपको भेज पा रहे हैं, तो इसमें आपको लगता होगा। तो इसमें आप लोग कभी भी ये ना समझे कि टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन हम सिस्टम से समझ रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। अगर इसमें से कोई भी टॉपिक आएगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग बस प्रॉपर नोट डाउन जरूर करते रहना, और कभी भी वीडियो आप लोग देखें तो उसको पॉज करके या आगे पीछे करके ज़रूर देखिएगा, या फिर उसको बार बार देखिएगा, तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होते रहेंगे। आज हम इसकी लिमिटेशन देखेंगे, और आज खाली लिमिटेशन ही हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आज के बाद हम इसमें जो पढ़ेंगे फिर वो मेथड्स पढ़ेंगे। देखिए, मेथड्स जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के जो मेथड्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसकी जो विधियाँ होती हैं, कई बार क्वेश्चंस जो है लास्ट ईयर ही पूछा गया था कि उसमें से उसकी करंट परचेज पावर मेथड्स को डिफाइन कीजिएगा। तो इसके वैल्यूशन करने के जो मेथड्स है वो काफ़ी क्रिटिकल हैं, लेकिन हम उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे और 100% आपको समझ में आएगा। बट आज पहले लिमिटेशन को देख लीजिएगा। जब से इन्फ्लेशन अकाउंटिंग टॉपिक चला है तब से हम लोग इसके जो है गुण ही गाए जा रहे हैं, जब से हम इसके फ़ायदे ही गिनाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी चीज़ के अगर पॉजिटिव पॉइंट होते हैं तो उसके नेगेटिव भी होते हैं, और हमको पहले नेगेटिव देखिए। अकाउंट्स हमको यही बताता है कि किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि नेगेटिव हम लोग देख लेंगे तो फिर नेगेटिव को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। तो इसलिए कहता है हमारा अकाउंट्स के नेगेटिव, पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव पे हमको ध्यान देना चाहिए। ओके, तो आज देखिएगा, सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन टास्क। हम लोग कहे जा रहे हैं कि जो है बड़े आसानी से कि भाई करेंसी के हिसाब से हम लोग अपने अकाउंट्स को चेंज कर लेंगे। जो लास्ट ईयर में हमारे पास थे उस इंडेक्स के हिसाब से हम लोग नए वाले इंडेक्स के हिसाब से अपने एसेट्स के वैल्यू को चेंज कर लें, हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर लें। और हाउ इट कैन बी पॉसिबल, कैसे जो है पॉसिबल है कि इस तरीके से हम लोग आसानी से कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बड़ा जटिल कार्य है। P&L अकाउंट में आप लोग कहते हो कि उसको वैसे ही मेंटेन करो सर। P&L अकाउंट के में जो नेट प्रॉफिट आता है तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट पुराने वाले बेस पर ही रहेगा। नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में जाकर जुड़ जाता है। बैलेंस शीट को आप लोग कहते हो कि बैलेंस शीट को करंट करेंसी के हिसाब से आप लोग चेंज कीजिएगा। अब नेट प्रॉफिट पुराने वाले हिसाब से उसे चेंज करना नहीं चाहते, कैपिटल को आप चेंज करना चाहते, तो यहीं पे जो है डिफरेंस क्रिएट हो गया है। दूसरा, क्या गारंटी है कि जो आपने चेंज करा है कि क्या रियल में जो इंडेक्स हैं वो जो है आपके सही हैं? क्योंकि इंडेक्स जो होते हैं वो भी प्रॉपर नहीं होते हैं। दो तरह के इंडेक्स हमारे इंडिया में यूज़ करे जाते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। बहुत सारी महंगाई को चेक करने के लिए हम लोग होल प्राइस इंडेक्स नंबर के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, कुछ जगह हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से चलते हैं। फिर दूसरी बात, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर होता है उसके जो आइटम्स होती हैं 697 697 लगभग जो है उसमें आइटम शामिल की जाती हैं। उन आइटमों में जो है कौन सी आइटम हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं है। दूसरा, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के हिसाब से अगर हम लोग चेक करते हैं तो उसका जो आइटम है वो अलग है। तो ये इंडेक्स ही जब हमारे पास प्रॉपर नहीं होते हैं तो हम उसकी कैलकुलेशन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं? तो बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, जो इन विवरणों को समझने में भी, एनालिसिस करने में भी, इनको इंटरप्रेट करने में भी बड़ी कठिनाइयाँ रहती हैं, बड़ी भ्रम रहता है। ये इसका सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर यही होने वाली होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का दूसरा है कि डिफिकल्ट्स टू डिटरमाइन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। पुनर्स्थापन लागत का निर्धारण करना कठिन हो जाता है। ठीक है, पुनर्स्थापन लागत का निर्धारण करना कठिन। अब देखो, एक बात बताओ, पुनर्स्थापन रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है कि जो एसेट्स हमने आज खरीदी है,
कोई भी जो मशीन हमने लगाई है वो मशीन ख़राब ज़रूर होगी, और वो मशीन ख़राब होगी तो उस मशीन को ख़राब करने के लिए हम लोग चेंज जरूर करेंगे, परिवर्तन जरूर करेंगे। और जब हम उसमें चेंज करेंगे तो डेप्रिसिएशन जो हम लगाते हैं, तो डेप्रिसिएशन लगाना जो है हमारे लिए यही सबसे क्रिटिकल काम होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसके लिए हमारे अकाउंट्स में कोई नियम बने हुए नहीं है कि आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो मेंटेन करोगे वो किस बेस पर करोगे। अब डेप्रिसिएशन जैसे मेंटेन करना है तो डेप्रिसिएशन लगाने के हमारे यहाँ 16 मेथड है, 16 मेथड है डेप्रिसिएशन लगाने के। अब डेप्रिसिएशन लगाने के इतने सारे मेथड है, तो अब कौन सा बिजनेसमैन कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन लगाता है, और उस डेप्रिसिएशन को लगाने के बाद फिर वो अपने अकाउंट्स को करंट करेंसी के हिसाब से चेंज करता है, तो वो तो फिर भी कंपेरेबल नहीं हो पाएंगे अकाउंट। तो इसलिए ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट को हम लोग एनालिसिस कर पाएँ, ठीक है ना। दूसरी एक बात और है कि चालू वर्ष को आधार माना जाए या उस वर्ष को आधार माना जाए जिस वर्ष में संपत्ति को रिप्लेसमेंट करना है, तो ये भी बड़ी समस्या है। भाई देखिए, आज का करेंसी का रेट अलग चल रहा है, जिस समय में हमने एसेट्स खरीदी थी उस समय करेंसी का रेट अलग था, और रिप्लेसमेंट होना है किसी भी एसेट्स को बदलना है हमें 3 साल बाद, तो 3 साल बाद क्या रेट रहेगा, हम उसके रेट को कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में किसी भी एसेट्स का रिप्लेसमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। ये हवा की बातें हैं कि हम लोग जो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट को आसानी से एनालिसिस कर लेते हैं। अभी जो है इसीलिए जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है वो पूरे शबाब पर नहीं आया है, पूरा उसने जो है अपना फॉर्मुलेशन नहीं किया है, इसको वैधानिक मान्यता भी इतनी नहीं मिल पा रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं उनमें हालांकि जो इसको फॉलो किया जाता है, लेकिन एक प्रॉपर तरीका अभी भी किसी भी तरीका नहीं। जैसे हमारे यहाँ अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम होता है तो बिल्कुल ठोक पीट के होता है, यहाँ भी डबल एंट्री सिस्टम चलता है, फॉरेन कंट्री में भी डबल एंट्री सिस्टम चलता है, तो वहाँ सब बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक है। लेकिन ऐसा अभी तक इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को फॉलो नहीं कर पाए, तो इस मेथड्स के आधार पर हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट को कवर कर पाएँ ये बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। थर्ड है आप लोगों का लैक ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल, सरकारी मान्यता का अभाव। देखिए, सरकार ने अभी तक इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को मान्यता दी ही नहीं है, ठीक है ना। अगर दी हुई होती तो हमारे अकाउंट्स आज इसी के हिसाब से मेंटेन हो रहे होते। अब मुझे बताइए कौन सी कंपनी में ऐसा है जिसका इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। जो इनकम टैक्स पे हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन की क्लाउज है, वो सब डेप्रिसिएशन की रेट उन्होंने वहाँ फिक्स कर रखी है, और वो भी आज भी हिस्टोरिकल कॉस्ट के आधार पर लगाए गए डेप्रिसिएशन से जो प्रॉफिट एंड लॉस आया है उसी के हिसाब से हम लोग वैल्यू करते हैं। तो उसको सरकारी मान्यता नहीं देती है, ठीक है ना। सरकार ने प्रैक्टिस में कभी भी इसको भी मान्यता दी नहीं है, क्योंकि टैक्स के ऑब्जेक्ट से गवर्नमेंट को हमेशा इससे नुकसान होने वाला है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत आयकर अधिकारी इस आधार पर जो भी डेप्रिसिएशन या संपत्ति का मूल्य या लाभ जो भी निकल कर आता है उसको एक्सेप्टेंस देते नहीं है, उस पर अपनी स्वीकृति देते ही नहीं है। तो जब सरकार मान्यता नहीं देती तो हम लोग भी इस अकाउंट को कैसे मेंटेन कर पाएंगे, तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। नंबर 4 पॉइंट है आपका सब्जेक्टिविटी, व्यक्ति परकता। व्यक्ति परकता का मतलब होता है कि यह जो अकाउंटिंग है, इन्फ्लेशन जो अकाउंटिंग है, ये बिहेवियर की बजाय थ्योरेटिकल रूप से स्ट्रांग है, यानी कि ये व्यवहारिक रूप से अच्छा नहीं माना जाता, बट सैद्धांतिक रूप से इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। भाई एक बात बताओ कि व्यवहार में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को फॉलो करें तो रेट तो बढ़ते ही हैं, महंगाई तो बढ़ती ही बढ़ती है, बट सैद्धांतिक रूप से ये इसको नहीं मानता, ये तो बस मानता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो गवर्नमेंट ने इंडेक्स दे रखे हैं उसके हिसाब से वैल्यूशन किया जाए। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से अगर वैल्यू करें तो वही सही नहीं लगते हैं, समझ में आता है। हाँ, कि मूल्य स्तर परिवर्तन के कारण सभी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है, जिससे लेखों में दिखावटपन आने की संभावना रह जाती है। और जो अकाउंटेंट होते हैं वो करंट प्राइस पर जो भी डिटर्मिनेशन करते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। उन्हें फ़ायदा होगा तो वो करंट प्राइस पर दिखाएंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं दिखाएंगे। 90% हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पर ही दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ से क्या होता है कि वहाँ उनके पास ऑब्जेक्टिविटी एविडेंस होता है, यानी वो ये दिखा सकते हैं कि जितने रुपए की एसेट्स हमने खरीदी थी
वो एसेट्स हम लोगों ने दिखाई है। और वो अगर आज के हिसाब से अगर इसको कन्वर्ट कर देंगे तो चार्टेड अकाउंटेंट या कोई अदर लोग जो हैं वो इसको जालसाजी मान सकते हैं, बोले एसेट्स थी इतने की, अच्छा बढ़ा के दिखा रहे हो, तो ये हो सकता है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम आ जाती हैं, इन प्रॉब्लम के कारण से भी इनमें ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है। सब्जेक्टिविटी का मतलब समझ में आ गया ना, कि जो है बायस यानी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस नहीं होता है, यानी पक्षपात पूर्ण रवैया रहता है। ठीक है ना? क्यों रहता है? क्योंकि देखिए, कोई भी अकाउंट्स को मेंटेन जब व्यक्ति करता है तो वो अपने हिसाब से मेंटेन कर सकता है, अपने हिसाब से वो चेंज कर सकता है। क्यों चेंज कर सकता है? क्योंकि जो इंडेक्स नंबर हैं, सारा खेल इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में इंडेक्स नंबर के हिसाब से होता है। और इंडेक्स कौन से लेने हैं, कौन से ईयर के इंडेक्स के आधार पर वैल्यूशन करना है, यह डिपेंड करता है अकाउंटेंट पर। और जो अकाउंटेंट है वो इसकी सही जानकारी देगा आपको, या अपने हिसाब से अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करेगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। क्योंकि अकाउंट्स तो खाते उसके हिसाब से मेंटेन करता है जिसमें उसको टैक्स कम लगे, जिसमें उसको फायदा हो, उसके हिसाब से करता है। तो हर अकाउंटेंट, हर फर्म, हर कंपनी वो अपने हिसाब से, अपने अलग अलग नेचर के हिसाब से वो चेंज कर लेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिविटी। ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। नंबर 5 पॉइंट है आप लोगों का, नेग्लेशंस ऑफ द कॉस्ट कंसेप्ट, लागत अवधारणा की अवहेलना। ठीक है ना? अब होता क्या है कि देखो, फिक्स्ड एसेट्स जो होती है, जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उसमें वेस्टेज होना, उनमें टूट फूट होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है ना? उनमें जो है 100% जब आप यूज़ करेंगे तो कुछ ना कुछ वेस्टेज तो होगा ही होगा, डेप्रिसिएशन तो उसमें लगना ही लगना है। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन हम लोग जब लगाते हैं तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही लगाते हैं, और करंट प्राइस पर कभी नहीं लगाते। ठीक है ना? और करंट प्राइस पर नहीं लगाते, अच्छा ही है। क्योंकि करंट प्राइस पर अगर हम लोग डेप्रिसिएशन मेंटेन करने लगे तो करंट प्राइस पर डेप्रिसिएशन मेंटेन करने से दो प्रॉब्लम आएंगी। पहली प्रॉब्लम ये आएगी करंट प्राइस से, कि करंट प्राइस से जब हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो आज डेप्रिसिएशन ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि आज मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। कल हो सकता है कि इंडेक्स प्राइस कम रह जाए तो उस बार डेप्रिसिएशन हम लोग कम लगा देंगे। जबकि रियल में जो एसेट्स हमने कितने रुपए की खरीदी है, जितने रुपए की हमने एसेट्स खरीदी है, उसके हिसाब से अगर हम लोग वैल्यूशन करेंगे तो उसमें जो गिरावट आ रही है यूज़ करने के कारण से, आउट ऑफ फैशन होने के कारण से, टेक्निक चेंज होने के कारण से वो बिल्कुल सही पिक्चर आती है। लेकिन करंट प्राइस के हिसाब से अगर हम लोग चेंज करने लगे तो पिक्चर जो आएगी वो बिल्कुल क्लियर नहीं आएगी, जिसके कारण से क्या होगा कि जो कॉस्ट कंसेप्ट है वो हमारा कामयाब नहीं हो पाएगा। तो इसके जो आलोचक हैं उन्होंने बिल्कुल खुल के कहा है कि जो भी हमारे अकाउंट्स मेंटेन होने चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट बेस पर ही होने चाहिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन उसी पे लगा जा सकता है। और डेप्रिसिएशन की जितनी भी मेथड है हमारे यहाँ बने हुए हैं वो सब के सब मेथड बने हुए उसी बेस पर हैं जिस बेस पर हम लोग जो है एसेट्स को परचेज करते हैं। जब डेप्रिसिएशन के मेथड ही उस पर वैल्यूट करे जाते हैं तो हम लोग फिर कैसे करंट प्राइस पर इंडेक्स पे चेंज करके हम लोग डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। तो ये इसका बड़ा डिमेरिट्स है जिसके कारण से प्रॉब्लम आती है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, जनता को भ्रम, कन्फ्यूजन्स टू द पब्लिक। जनता को भ्रम, देखिए जनता को भ्रम का मतलब क्या हो गया कि कुछ लोगों का विचार रहता है कि इसके अंतर्गत कंप्लीट अकाउंट्स तैयार नहीं किए जाते या किए जाते हैं, ऐसे भी चलो मान लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को फॉलो करोगे तो तुम्हारे अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, हम लोग जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से बताएंगे तभी हमारा जो है वो एक्चुअल प्रॉफिट क्रिएट करेगा। अब देखो, जहाँ देखिए कन्फ्यूज़न हमेशा कहाँ होता है कि जहाँ जब एक ही चीज़ को मानने वाले दो तरीके से सोचने लगें तो समझ लीजिएगा कि वहाँ कन्फ्यूज़न शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? अब कन्फ्यूज़न क्यों हुई? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन अकाउंट के हिसाब से अकाउंट मेंटेन करें तो वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर क्लियर होती है। कुछ लोग कहने लगे कि नहीं, कि जो लोग जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट से अकाउंट मेंटेन करते हैं वहाँ से पिक्चर अच्छी क्लियर होती है। अब पब्लिक को इस बात पे विश्वास हो या इस बात पे विश्वास हो, तो ऐसी जब दो बातें क्लियर हो जाती हैं
दो बातें मार्केट में आ जाती हैं, तो दो बातों के मार्केट में आने से क्या होता है कि जनता में भ्रम फैल जाता है, पब्लिक में कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है कि कौन से को सही माना जाए और कौन से को गलत माना जाए। कुछ सिचुएशन में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बेटर महसूस होता है कि इन्फ्लेशन अकाउंट को फॉलो करके अकाउंट्स मेंटेन करा जाएं। कुछ सिचुएशन में ऐसा महसूस होता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से अकाउंट मेंटेन करे जाएं, तो वहाँ पर ट्रू एंड फेयर पिक्चर क्लियर होती है। बट अभी तक यह कानूनी मान्यता प्राप्त न होने के कारण से क्लियर नहीं हो पाता है कि कौन सी पिक्चर जो है बेटर है, कौन सी पिक्चर जो है बेटर नहीं होती है। तो यह जो 6 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े, ये इसके लिमिटेशन है और इसके आधार पर हम आज भी कह सकते हैं कि इनमें अनेक समस्याएं हैं, वह बहुत सारी कठिनाइयां हैं, पर लेकिन फिर भी अकाउंटेंट का एक कर्तव्य बन जाता है, एक ड्यूटी बन जाती है कि वो जो चेंज हुआ है मूल्य प्राइस में, जो भी मूल्य में परिवर्तन हुआ है, उसका लाभ व उसकी जो कमी है, उसका जो प्रभाव है वो खातों में ज़रूर दिखाए। ठीक है ना। देखो ये तो बात श्योर है कि रुपए की कीमत का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, तो वो रुपए की कीमत का प्रभाव तो ज़रूर दिखाना चाहिए, जिससे क्या हो कि जो लाभ है वो लाभ की सही पिक्चर क्लियर हो कर आए, जिन लोगों ने पैसे लगा रखे हैं उनको सही प्रॉफिट की जानकारी मिले, जो इससे रिलेटेड पक्ष हैं उनको भी जो है सही रिजल्ट्स निकल के आ सके। हालांकि बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारी कमियां हैं जो 6 पॉइंटों में हम लोगों ने क्लियर की, और उसको धीरे धीरे दूर करके अगर इस तरीके से किया जाएगा तो यह प्रॉब्लम दूर हो सकती है। आई होप आपको इसकी लिमिटेशंस जो हैं वो सारी क्लियर हो गई होंगी। यह इसकी लिमिटेशन थी, लिमिटेशन को हमने एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। कल हम जो पढ़ेंगे वो मॉनेटरी इन्फ्लेशंस अकाउंट के जितने भी मेथड्स हैं उसको पढ़ेंगे। मेथड्स कितने होते हैं पहले उसको बर्बली हम लोग एक बार बार का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, फिर हम लोग डीपली इसको एनालिसिस करेंगे। देखिए ये 2 पार्टों में बटा हुआ जो है चैप्टर ही मानिए आप लोग। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका नाम क्या होता है, यह जो है इसकी नीड क्यों पड़ी, इसकी जो है लिमिटेशन क्या है, इसके मेरिट्स क्या हैं, ये सब हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। बट अब जो इसका वैल्यूशन यानी टेक्निकल जो पोर्शन है वो उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए दोनों चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकली कॉन्सेप्चुअल दोनों क्लियर होने जरूरी हैं। तो टेक्निकल पार्ट जो है हम कल शुरू करेंगे, तो आप लोग जब तक थ्योरी अगर क्लियर नहीं किए हैं तो सारी थ्योरी को जरूर पढ़ लीजिएगा पीछे की, क्योंकि जो कल से टॉपिक चलेगा उसमें सारी थ्योरी का ज्ञान होना आपको ज़रूरी है। पीछे की जितनी भी क्लासेस में वीडियो गई हैं इन वीडियो को एक बार रिपीट कर दीजिएगा। कल से हम टेक्निकली इसको पढ़ेंगे। वो समझ में लगता है कि वो मेथड समझ में नहीं आएंगे, बट हम इस तरीके से आपको कराएंगे, इस तरीके से हम लोग लेकर चलेंगे, एक एक पॉइंट्स आपको क्लियर होगा और एग्ज़ाम में जब आएगा तो आप एकदम बढ़िया तरीके से लिख कर आएंगे, या किसी को समझाएंगे या बताएंगे तब भी आप लोग बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल जा रही होंगी, अच्छा आपके लिए कर रही होंगी। अगर ऐसा है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। फिलहाल कल मुलाकात करेंगे। आपका दिन शुभ हो, भविष्य मंगलमय हो, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।